देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हम खबरों की ओर। हाथरस की घटना के विरोध में और राहुल गांधी के साथ अभद्रता और गिरफ्तारी के विरोध में मंदसौर सहित आसपास के क्षेत्रों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी, फूका यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला। सरकार द्वारा कृषि मंडी में मॉडल एक्ट लागू किए जाने के विरोध में कर्मचारी और व्यापारी कर रहे हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल। मंडी व्यापारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर सौंपा सांसद सुधीर गुप्ता को ज्ञापन। नीमच में मिट्टी में दबने से मजदूर की दर्दनाक मौत। रिलायंस जियो की केबल बिछाने के कार्य के दौरान हुआ हादसा। कंपनी के जिम्मेदारों की गंभीर लापरवाही, पुलिस ने किया मर्ग कायम। नीमच के कांकरिया तलाई गांव में दबंग और रसूखदारों से परेशान युवक ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय में दिया ज्ञापन। उचित कार्रवाई नहीं होने पर 2-3 दिन के भीतर परिवार सहित आत्मदाह करने की दी चेतावनी। यूपी के हाथरस जाने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के साथ पुलिस द्वारा अभद्रता और गिरफ्तारी के विरोध में गांधी जयंती के अवसर पर कांग्रेस ने गांधीवादी प्रदर्शन किया। शहर के गांधी चौराहे पर कांग्रेस नेताओं ने मौन धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। दरअसल यूपी के हाथरस में हुई हैवानियत की घटना पर जब कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हाथरस के लिए रवाना हुए, इस बीच दिल्ली पुलिस ने ग्रेटर नोएडा के यहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हाथरस जाने से रोका और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और धक्का मुक्की भी की। वहीं दोनों नेताओं को गिरफ्तार किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भी बल प्रयोग किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ पुलिस के इस रवैये से नाराज कांग्रेस जनों ने देश भर में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन में गांधीवादी तरीका अपनाते हुए मंदसौर शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा शहर के गांधी चौराहे पर गांधी जी की प्रतिमा के नीचे धूप में बैठकर मौन धरना प्रदर्शन किया और अपना विरोध जताया। कांग्रेस का ये गांधीवादी प्रदर्शन था और ये विरोध यह था कि हाथरस घटना पर उनके राष्ट्रीय नेता पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। इस बीच पुलिस ने उन्हें रोका और अभद्र व्यवहार करते हुए गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस की नेताओं से धक्का मुक्की होती है। इस धक्का मुक्की में कांग्रेस नेता राहुल गांधी नीचे भी गिर जाते हैं। ग्रेटर नोएडा के इस पूरे घटनाक्रम से देश भर में कांग्रेस परिवार नाराज है। मंदसौर में मौन धरना प्रदर्शन का नेतृत्व मालवा की गांधीवादी नेता पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने किया। इस दौरान सैकड़ों कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता काफी देर तक धूप में बैठे मौन धरना प्रदर्शन में शामिल रहे। आज हमारे देश के राष्ट्रपिता पूज्य बापू की जयंती का अवसर है और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है और जो देश में वातावरण है वो हम सबके सामने है। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी ने जिन वर्गों को न्याय दिलाने के लिए समता और स्वराज की लड़ाई लड़ी, आज हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि स्वतंत्र भारत में भी इन वर्गों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो लोकतंत्र का गला घोंटकर ये सरकार बनी और आज जिस तरह से यूपी में, मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले बढ़े, दलित परिवार की, वाल्मीकि समाज की बच्ची के साथ दुर्व्यवहार की घटना होती है और उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों को संरक्षित करती है। 3 जो किसानों के कानून लागू किए गए हैं उसको पारित करने का तो तरीका भी अलोकतांत्रिक था, लेकिन जिस तरह से न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त करके शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की परोक्ष रूप से साजिश हो रही है और हमारे देश के किसानों को ठेका में अपने ही ज़मीन पर मजदूरी करने के लिए ठेका प्रथा में जिस तरह से मजबूर किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोगों का धरना है। श्रम सुधार के नाम पर जिस तरह से श्रमिकों के अधिकारों की हत्या हो रही है, उसके खिलाफ हमारा धरना है। यानी कि अब श्रमिक अपने अधिकार की गुहार भी नहीं लगा सकते, यूनियन भी नहीं बना सकते, अपनी बात नहीं रख सकते, पूरी तरह से मालिकों के गुलाम होकर रहेंगे। और जिस तरह से देश भर में जो पर्यावरण को लेकर के भी नया इम्पैक्ट असेसमेंट का नोटिफिकेशन आया है,
कि आप चाहे पर्यावरण का जितना भी दोहन करें, एक छोटे से फाइन देकर आप छूट जाएंगे, वो भी आप पहले दोहन कर लें, आप पर कार्रवाई उसके बाद होगी और उस कार्रवाई में भी कोई विशेष प्रावधान नहीं है। तो ये जिस तरह से पूरे देश में वातावरण बना और हर बात पर ये जो बात होती है कि कोई भी अगर अन्याय के खिलाफ प्रतिकार करे तो ये बात की जाती है कि राजनीति मत करो। तो क्या अहिंसात्मक लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिकार का राजनीति के अलावा और कोई तरीका है? और क्या राजनीतिक मंचों से किसानों के अधिकार के बारे में, श्रमिकों के अन्याय के बारे में, महिला अत्याचार के बारे में बात नहीं होनी चाहिए? इन्हीं सब बातों को लेकर बापू की स्मृति में आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये हम लोगों का जो प्रतिकार है वो आगे बढ़ेगा और निश्चित तौर पर अहिंसात्मक तरीके से इन वर्गों के आज़ादी के लिए, इनके साथ न्याय के लिए हम पहले भी लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ते रहने के लिए कृत संकल्पित हैं। राहुल गांधी जी के साथ भी जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अभद्रता की है, उसको लेकर भी धरना है। राहुल जी और प्रियंका जी हाथरस संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे। मैंने कल ट्वीट भी किया है। तो क्या राजनीति में संवेदनशील होना कोई द्रोह है? और क्या जो काम राज्य अगर नहीं करे और अगर एक संवेदनशील नेतृत्व उसको करने का प्रयास करे, पीड़ित परिवार को ढांढस बनाने की कोशिश करे, उसको न्याय का भरोसा दिलाने की कोशिश करे और उसके बदले में अगर उनकी गिरफ्तारी होती है, तो इससे भी समझ में आता है कि लोकतंत्र के हर एक संस्थान को इन्होंने कैद करने की कोशिश की है और उस कैद से निकलने की ज़रूरत है और उससे लड़ने की ज़रूरत है। यूपी के हाथरस जाते समय दिल्ली पुलिस द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ की गई अभद्रता के विरोध में जहां जिला मुख्यालय मंदसौर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, इसके साथ ही जिले के पीपलिया मंडी व नारायणगढ़ नगर में भी कांग्रेस नेताओं ने धरना प्रदर्शन कर घटना को लेकर विरोध जताया। तस्वीरें पीपलिया मंडी की है, जहां नगर कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ता नगर के गांधी चौराहे पर मौन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले गांधी जयंती के मौके पर बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका स्मरण किया। इसके बाद सभी कांग्रेस कार्यकर्ता गांधी चौराहे पर मौन धरना प्रदर्शन पर बैठे और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के साथ पुलिस द्वारा अभद्रता और गिरफ्तारी का विरोध किया। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती और शास्त्री जी के इस हमने प्रथम माल्यार्पण किया और उसके बाद प्रदेश कांग्रेस और जिला कांग्रेस के निर्देशानुसार हमने जो धरने का आयोजन रखा गया है, क्योंकि आज अहिंसा दिवस है, इसलिए सभी अहिंसात्मक रूप से हम लोगों ने एक मौन धरने के माध्यम से यूपी सरकार और वहाँ के प्रशासन की व्यवस्थाओं के खिलाफ जो है इस धरने को देकर हमने विरोध किया है। कहीं न कहीं यूपी सरकार के द्वारा जो राहुल जी गांधी और प्रियंका जी गांधी के साथ जो अभद्रता की गई, वो किसी प्रकार का कोई न्याय का उल्लंघन नहीं कर रहे थे। वो अकेला अंदर जाना चाह रहे थे, उसके बाद भी उनको नहीं जाने दिया गया। और कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार जो आप सब देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी तक उसको न्याय नहीं दिला सकी। दरिंदों को किसी प्रकार की उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, 15 दिन तक एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर होने के बाद जब वो लड़की मर गई तो उसकी लाश भी उसके परिवार को नहीं दी गई। ऐसा काला कानून और ऐसी हिटलरशाही हमने कहीं नहीं देखी है। और कहीं ना कहीं आज ये एक हिटलरशाही और एक राजशाही का जो प्रशासन का जो दुरुपयोग देखा गया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ जो व्यवहार हुआ उस बारे में क्या कहते हैं? राहुल गांधी प्रियंका जी गांधी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वो कहीं ना कहीं अशोभनीय और गलत है, क्योंकि धारा 144 के अंतर्गत, मैंने भी कल रात को उस धारा के बारे में पढ़ा, धारा 144 के अंतर्गत किसी भी अभिव्यक्ति को अकेले कहीं भी जाने आने की आज़ादी उसमें मिलती है। और अगर कोई बड़ा लीडर या कोई प्रशासनिक अधिकारी अगर कहीं जाता है तो उसकी व्यवस्था और उसकी रक्षा और उसकी सिक्योरिटी करना प्रशासन का काम है, न कि प्रशासन का काम उनके ऊपर डंडा बरसाना या उन्हें रोकना है। ये बिल्कुल निंदनीय है। पूरे भारत के अंदर जो भी प्रजातांत्रिक व्यक्ति है, जो भारत का प्रजातंत्र मानता है, कहीं ना कहीं वो है मौन रूप से इस बात को बिल्कुल गलत कह रहा है कि उनके साथ गलत हुआ है। दूसरी तस्वीर जिले के नारायणगढ़ की है। यहाँ भी नगर के बस स्टैंड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर
यूपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। यहां कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाया। नारायणगढ़ नगर में भी सभी कांग्रेस नेताओं में उनके नेता राहुल गांधी के साथ हुई अभद्रता को लेकर नाराजगी व्याप्त है। इसको लेकर ये सभी कांग्रेस कार्यकर्ता बस स्टैंड पर एकत्रित हुए और यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूका। SBCN न्यूज के लिए पीपलिया मंडी से शंभू मेघ व नारायणगढ़ से रमेश पेंडर की रिपोर्ट। सरकार द्वारा कृषि मंडियों में मॉडल एक्ट लागू किया जा रहा है, जिसका विरोध मंडी अधिकारी, कर्मचारी और व्यापारी कर रहे हैं। विरोध स्वरूप इन दिनों मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल भी चल रही है। इसी बीच मंडी व्यापारी संघ अपनी मांगों को लेकर सांसद सुधीर गुप्ता के पास पहुंचा और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन अपनी मांगों को लेकर सौंपा। अनाज दलहन व्यापारी संघ ने क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री व मध्य प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि मंडियों में लागू होने वाले मॉडल एक्ट को सरकार वापस ले। इस एक्ट के लागू होने से बड़े फैक्ट्री मालिकों को लाभ होगा, न कि छोटे व्यापारियों को। एक्ट के लागू होने से जहां छोटे व्यापारियों का व्यवसाय प्रभावित होगा, इसके साथ ही हम्माल, तुलावटी जैसे कई छोटे कर्मचारी प्रभावित होंगे। लिहाजा सरकार इस पर विचार करे और मंडियों में लागू होने वाले इस एक्ट को वापस ले। इसके साथ ही मंडी टैक्स का बोझ भी कम करने की मांग यहां व्यापारी संघ ने की है। इस दौरान संसदीय क्षेत्र के मंदसौर, नीमच, जावरा सहित आसपास नगरों के मंडी व्यापारी मौजूद रहे और एक्ट के विरोध में नारेबाजी कर सांसद सुधीर गुप्ता को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के पश्चात सांसद गुप्ता ने मीडिया से चर्चा में कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है। किसान खेतों में काफी मेहनत करता है। कृषि क्षेत्र से जुड़ी तमाम अव्यवस्थाओं को दूर करने का लगातार प्रयास भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। टैक्स का बोझ भी कम किया जाएगा। आचार संहिता खत्म होने के बाद जल्द ही कृषि से जुड़ी इन समस्याओं को सरकार के समक्ष रखा जाएगा। दिया है क्या मांग? हमारी कुछ मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है कि जो अभी नया अध्यादेश आया है उसके 20 का दिया है, उसको लेकर हमने ज्ञापन दिया है कि मंडी के बाहर कोई मंडी टैक्स नहीं है और मंडी के अंदर 1.70 पैसा मंडी टैक्स है। हमारा ये निवेदन है कि अंदर भी मंडी टैक्स 50 पैसा किया जाए और कुछ कागजी कार्रवाई कम की जाए। इसको लेकर हमने सांसद महोदय को ज्ञापन दिया है। क्या आश्वासन दिया? आपने कहा कि अभी आचार संहिता चल रही है, उसको देखते हुए हम बहुत जल्द से जल्द बैठेंगे और इस पर निर्णय लेंगे। मध्य प्रदेश अनाज तिलहन महासंघ के आह्वान पर हम लंबे समय से मंडियों में जो अव्यवस्था चल रही है मध्य प्रदेश की मंडियों में, चूँकि पूरे देश की कई मंडियों में 50 पैसे मंडी शुल्क लिया जाता है और निराश्रित शुल्क भी नहीं लिया जाता है। तो लंबे समय से अभी मध्य प्रदेश की सरकार में एक अमेंडमेंट आया है कि यदि मंडी व्यापार हम मंडी के क्षेत्र में करते हैं तो हमसे 1.5% तो मंडी शुल्क लिया जाता है और 20% निराश्रित शुल्क लिया जाता है। चूँकि और बाहर से जो व्यापार करेगा, कहीं पे भी यदि व्यापार हम करते हैं तो हमें कोई मंडी टैक्स नहीं देना पड़ता। कहीं ना कहीं जो बात सामने आई उस अमेंडमेंट में, उसमें ये लगता है कि बड़े जो मल्टीनेशनल ग्रुप है उनको कहीं ना कहीं इसका बहुत लाभ मिलेगा, जो फैक्ट्री मालिक उनको लाभ मिलेगा। जो छोटे व्यापारी है जो मंडी में व्यापार करते हैं, अपना घर का, परिवार का गुजारा करते हैं, मंडी व्यापार के साथ हमारे साथ हम्माल है, तुलावटी है, कई मजदूर भाई है, कई मजदूरियाँ हैं, हजारों करोड़ लोगों का उससे घर परिवार चलता है। मेरा मध्य प्रदेश के देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, केंद्र के माननीय कृषि मंत्री जी और मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी सिंह चौहान, माननीय कृषि मंत्री जी और सभी मंत्रिमंडल से और माननीय सांसद जी से, विधायक जी से और जिले के हमारा संगठन और प्रदेश का संगठन, उससे मेरा अनुरोध है कि जिस प्रकार हम लंबे समय से मध्य प्रदेश अनाज दलहन व्यापारी संघ मांग करते आ रहा है, हमारी समस्या का समाधान हर बार आपका आश्वासन दिया जाता है। आश्वासन का अभी तक हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आया। व्यापारी बहुत परेशान है और लंबे समय से कई बार, आपने अभी देखा होगा 6 महीने में कई बार मंडियाँ बंद रह चुकी है और हम बहुत परेशान हैं व्यापारी। और अन्य प्रदेशों की मंडियाँ में ये शुल्क हटा नहीं है, तो हम आज पूरा मध्य प्रदेश के हम जो उज्जैन संभाग की, मतलब रतलाम, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, दरौदा, पीपलिया, नीमच, मनासा, सभी जो मंडी व्यापारी संघ आज यहाँ इकट्ठा हुआ है, माननीय सांसद जी को ज्ञापन दिया है और माननीय हमें सांसद जी ने आश्वासन दिया है कि मैं जल्दी ही, चूँकि अभी आचार संहिता का दौर है, अभी कोई वो आश्वासन नहीं दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमें आशा ही नहीं, उम्मीद है माननीय सांसद जी से, माननीय विधायक जी से, प्रदेश के पूर्व महामंत्री किसान नेता बंसीलाल गुर्जर जी से और मुझे तो, चूँकि मैं एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, व्यापारी भी हूँ
और मैं चूँकि आप सबको मालूम है मैं पूर्व नगर पालिका चेयरमैन रहा हूँ, भाजपा का मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, अभी भी कई पद पे हूँ। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पे, माननीय वी डी शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सांसद जी, विधायक जी से और पूरे संगठन पे कि बहुत जल्दी व्यापारी को देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, कृषि उपज मंडी से जुड़े व्यापारी भाई यहाँ आए थे, नीमच, मंदसौर और जावरा के व्यापारीगण हैं, और हम सब भी जानते हैं, वह भी व्यापारीगण भी जानते हैं कि भारत देश हमारा कृषि प्रधान देश है। और जब विश्व कोरोना जैसी भीषण महामारी के दौर में खड़ा था, तब भी किसान अपने खेतों पर सजग होकर और कृषि उत्पादन को बनाए रखा, बचाए रखा है। आज हम इस बात को जानते हैं कि हमारी दिनचर्याओं में भी ये एक शुमार हुआ है कि हम कृषि से जुड़ी तमाम मुसीबतों को दूर करते हुए इस देश को आगे ले जाएं। इसलिए कृषि एक मुक्त स्थिति में होना चाहिए। व्यक्ति को इतना स्वतंत्रता होना चाहिए कि वो अपने तरीके से अपनी फसल को, अपने तरीके से अपने व्यापारिक स्थल का चयन कर सके। उसमें आने वाली तमाम बाधाओं को भारत सरकार दूर कर रही है। मंडी व्यापारियों का कहना था कि टैक्स का जो बोझ है उसे भी कम किया जाए। इनके सुझावों को हम मध्य प्रदेश सरकार तक ले जाएंगे और आचार संहिता के बाद एक अनुकूल स्थिति में बैठकर ठीक से बात हो पाएगी। नीमच शहर के महू नीमच मार्ग पर आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। रिलायंस जियो की केबल बिछाने के लिए गड्ढे खोदने के दौरान मलबे में दबने से युवा मजदूर दिलीप नीनामा की दर्दनाक मौत हो गई। दिलीप गड्ढा खोद रहा था, इसी दौरान मिट्टी भर कर उसके ऊपर आ गिरी, जिसमें वह दब गया। उसके साथ एक और मजदूर रमेश भी काम कर रहा था, जो किसी तरह से बचकर बाहर निकल गया। घटना की जानकारी आसपास के लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी व औजारों की मदद से युवक को बाहर निकाला, जिसे जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दिलीप नीनामा को मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी पैदा कर दी। इस घटना से कई सवाल खड़े होते हैं और इन सवालों का जवाब भी जियो कंपनी के जिम्मेदारों को देना होगा। मसलन इस कार्य के दौरान किसी भी तरह के सुरक्षा उपकरण मजदूरों को नहीं दिए गए थे। साथ ही साथ मजदूरों की निगरानी व इस कार्य की देखरेख के लिए तकनीकी रूप से निपुण व्यक्ति भी वहां मौजूद नहीं थे और घटना की संभावना के मद्देनजर किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां नहीं की गई थी। घटना के समय गड्ढे के आसपास किसी तरह की सुरक्षा बैरिकेडिंग भी नहीं की थी। जिस तरह की परिस्थितियां घटनास्थल पर दिखाई देती है, वह रिलायंस जियो कंपनी के जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। इस घटना के लिए सबसे ज्यादा दोषी रिलायंस कंपनी के इस कार्य के ठेकेदार है। सवाल उन लोगों पर भी खड़ा होता है जिन्होंने इस कार्य के लिए अनुमति दी और किसी भी तरह की निगरानी नहीं रखी, क्योंकि सरकारी नुमाइंदे भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कंपनी के लोग। अब प्रशासन को चाहिए कि इस कार्य को करने में लगे और इसकी अनुमति देने वाले सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही मृतक मजदूर के परिजनों को एक ठोस आर्थिक सहायता दी जाए, ताकि परिवार को युवा के जाने के बाद कुछ हद तक सहारा मिल सके। काकरिया तलाई गांव के दबंगों और रसूखदारों से परेशान युवक ने परिवार के साथ गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिया और 2 से 3 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर प्रशासन को पूरे परिवार के साथ कलेक्टर परिसर में ही आत्मदाह की चेतावनी दी है। रतनगढ़ क्षेत्र में आने वाले ग्राम काकरिया तलाई में निवासी एक युवक ने गांव के रसूखदार एवं दबंग लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। युवक द्वारा गुरुवार को जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार प्रशस्ति सिंह को सौंपा, जिसमें प्रताड़ित करने वालों के नाम भी दिए गए। साथ ही जिला प्रशासन को ज्ञापन में ये चेतावनी भी दी गई कि यदि उसे न्याय नहीं मिलता है तो वह 2 या 3 दिनों में अपने परिवार के साथ कलेक्टर कार्यालय परिसर में आत्मदाह करेगा। पीड़ित युवक ने ज्ञापन में बताया कि उसका नाम मुकेश कुमार, पिता मांगीलाल प्रजापति है तथा वह थाना रतनगढ़ के ग्राम काकरिया तलाई का निवासी है, जिसे गांव के दबंगों द्वारा गांव से निकाल दिया गया। साथ ही दबंगों ने गांव के सभी लोगों को खुले तौर पर चेतावनी दी कि यदि कोई भी मुकेश कुमार की चाय की दुकान से चाय पीता है तो उसे 5,000 रुपये का जुर्माना अर्थदंड के रूप में देना पड़ेगा। यही नहीं, पूरे मामले की शिकायत मुकेश कुमार द्वारा जिला प्रशासन को संबंधित विभाग को एवं एसपी कार्यालय सहित मानव अधिकार आयोग में भी की गई, परंतु कोई स्थायी निराकरण नहीं निकलने के कारण पूरा परिवार परेशान है। इसलिए युवक ने 2 से 3 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। पिछले गुरुवार को यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था कि मेरे को 9 साल से गांव से बहिष्कार किया गया है मेरे गांव से, तो कलेक्टर साहब ने कहा कि हम उचित कार्रवाई करवाएंगे। वो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। गांव में मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, मेरे घर पर पत्थर फेंके जा रहे हैं।
मैं बहुत परेशान हूँ। मैं पूछता हूँ इस ओम प्रकाश सकलेचा से, ये क्यों बचा रहा है इनको। मैं पूछता हूँ नरोत्तम मिश्रा से, एक आपके कानून की व्यवस्था है। मैं पूछता हूँ सीएम शिवराज सिंह से, क्या आपके प्रदेश में ऐसे कानून चल रहा है। मैं 9 साल से बहिष्कार हूँ। दिल्ली, भोपाल, उज्जैन, नीमच, मास्टर से लेके कलेक्टर तक, भोपाल से लेकर दिल्ली तक हर अधिकारी को मालूम है कि मुकेश कुमार प्रजापत कांकरिया तलैवाला बहिष्कार हैं। फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं अभी अगले गुरुवार को आया, यहाँ पे कहा कि मेरे साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी, मैं आत्मदाह करूँगा। लेकिन आज मैं अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ कलेक्टर साहब को, अगर इन अपराधियों को छोड़ा गया तो मैं अगले सोमवार को आके यहाँ आत्मदाह करूँगा। मैं पूछना चाहता हूँ इस नरेंद्र मोदी से, ये भारत के कैसी कानून की व्यवस्था कर रखी है तुमने। मैं पूछना चाहता हूँ गृह मंत्री अमित शाह से, आपके भारत में ये कैसे अन्याय हो रहा है लोगों के साथ। अमित शाह, मोदी जी, आप दिल्ली में बैठे बैठे एसी में मजे ले रहे हो, गरीब आदमी बेचारा मर रहा है वो जीने का भी नहीं है और मरने का भी नहीं है। मुझे बहिष्कार का मीठा जहर दिया गया है, जिससे न तो मैं मर रहा हूँ और न मैं जी रहा हूँ। ऐसी कोर्टें लगती हैं गाँव में, बंद कर दीजिए इन थानों को, इन कोर्टों को। जब न्याय कांकरिया तले वाले पटेल ही करने लग गए, फिर किस काम की ये कोर्टें और किस काम का एक कलेक्टर ऑफिस और किस काम के ये न्याय के अधिकारी, ये न्याय के ठेकेदार अपने घरों में बैठे हैं। गरीब आज मर रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है इस गरीब की आवाज़। और ये बड़े पैसे वाले दबंग लोग हैं, ये बाबूलाल विकास दुबे टाइप का आदमी है, ये नंद किशोर मुख्तार अंसारी जैसा आदमी है। इनके फन कुचलिए साहब, नहीं तो आने वाले समय में ये लोग आपके कानून की व्यवस्था को तहस-नहस कर देंगे। ये गरीब आज सच्ची आवाज़ उठा रहा है। मैं सब मीडिया वालों को कह रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी का पूरा पहलू मैंने आपको लिख कर दिया है, इसको अखबार में दीजिए, दुनिया को बताइए क्या ऐसे भी जिया जाता है। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रूफ मैंने आपको दिया है। कोई मेरी सुनने को तैयार नहीं। मैं तालिबानी सजा अभी तक काट रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से। आज ये ज्ञापन देने आए हैं पुष्पेंद्र कुमार कलेक्ट्रेट में। तो इनने बताया कि इन्हें 9 साल पहले शायद गांव से बहिष्कार किया गया था। तो मेरे पास जो ये कागज़ दे रहे हैं, ये कागज़ पहुंचवा देंगे, उसमें जांच होगी और उनको जो भी न्याय चाहिए वो न्याय मिल जाएगा। जिले में बढ़ रहे कोरोना वायरस को देखते हुए पुलिस प्रशासन के साथ अब स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लोगों को जागरूक करने के साथ साथ कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने एक नई अनोखी पहल की है। इसके तहत बिना मास्क के घूमने वाले प्रत्येक वाहन चालक का पुलिस चालान बना रही है। साथ ही मौके पर ही कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है। रैपिड किट के माध्यम से चंद मिनटों में ही कोरोना का रिजल्ट आ जाता है। इस पहल का ये फायदा है कि जो लोग चालान के भय से भी मास्क नहीं लगा रहे थे, अब उन्हें इस बात का भय है कि कहीं कोरोना पॉजिटिव ना हो और ऐसे में वे चालान से बच जाएंगे। साथ ही मास्क लगाकर कोरोना संक्रमण फैलने से भी रोकेंगे। स्वास्थ्य विभाग की टीम पुलिस के साथ दिन भर विभिन्न स्थानों पर इस तरह की कार्रवाई कर रही है। इससे उम्मीद है कि आने वाले समय में लोग मास्क लगाने को लेकर जागरूक होंगे। साथ ही संक्रमित व्यक्ति के अस्पताल तक पहुंचने की स्थिति में इस चालानी कार्रवाई के दौरान भी कोरोना संक्रमित पकड़ में आ जाएगा। यहाँ पे जो पुलिस चालानी कार्रवाई कर रही है बिना मास्क वालों की, उनकी हम टेस्टिंग भी कर रहे हैं, कोरोना की टेस्टिंग जो कि रैपिड किट से होती है। इसमें से तत्काल अपनों को रिजल्ट मिल जाता है और उसी टाइम उसका नेगेटिव है या पॉजिटिव पता चल जाता है। अभी 20 के करीब किए हैं, उनमें से अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं आया है। ये कब तक चलेंगे? ये देखिए, जब तक पुलिस चालानी कार्रवाई करती है तब तक हम कार्रवाई करते हैं इनके साथ में मिलकर टीम बना के। कैसे पता चलता है सर? इसमें ऐसे पता चलता है कि हमारे पास जो रैपिड किट है उसके अंदर हम सॉल्यूशन में इसको डालते हैं और वो किट जो होता है उसके अंदर रिजल्ट ऐसा आता है कि 1 लाइन आती है तो नेगेटिव होता है, 2 लाइन आ जाती हैं तो पॉजिटिव होता है। अभी कोई ऐसा बंदा पॉजिटिव आया है? अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं आया है। 2 अक्टूबर शुक्रवार को स्थानीय कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी एवं शास्त्री जी की जयंती मनाएंगे। जयंती के अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी भवन पर गांधी जी एवं शास्त्री जी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही उनके पद चिन्हों पर चलकर उनके सिद्धांतों को याद किया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजीत कांठेड़ ने बताया कि गांधी जी ने भारत देश को आजाद कराने के लिए आजादी की लड़ाई तो लड़ी है, साथ ही एकता, भाईचारा एवं सौहार्द के लिए भी काफी प्रयास किए।
आज भारत को उनके पद चिन्हों पर चलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। गांधी जयंती के अवसर पर कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी के आह्वान पर गत दिनों पास हुए विधेयक बिल के विरोध में गांधी भवन से ही हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर नीमच नगर पालिका के द्वारा स्वच्छता को लेकर चित्रकला, स्लोगन व गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर के नागरिकों से अपील की गई थी कि बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर इस प्रतियोगिता में भाग ले। साथ ही इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट आने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इस आशय की जानकारी नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी विश्वास शर्मा ने देते हुए बताया कि शहर के लोग बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और वे अपनी कृतियां यहां जमा नगर पालिका द्वारा प्रतियोगिता शहर के गांधी वाटिका में आयोजित की गई थी और वे अपनी कृतियां यहां जमा कर रहे हैं। नगर पालिका द्वारा ये प्रतियोगिता शहर के गांधी वाटिका में आयोजित की गई थी, जिसमें सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया गया था। इस ओपन प्रतियोगिता में चित्रकला, स्लोगन और कविता जो कि स्वच्छता को लेकर लिखी गई हो, उन्हें शामिल किया गया है। लोगों ने भी इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस पहल की सराहना की। प्रतियोगिता का समय सुबह 9 से 11 बजे तक रखा गया था। मैंने स्वच्छ भारत अभियान की पेंटिंग बनाई है। कितने दिन लगे, कैसे बनाई आपने, उसको क्या सोच के बनाई? मैंने गांधी जयंती के हिसाब से उसको बनाई और पेंटिंग करा, कलर करा उसके हिसाब से। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सब सफाई रखे, सब अच्छे से पालन करें कोरोना का भी और अच्छे रहें। स्वच्छ भारत अभियान गांधी जयंती के उपलक्ष्य में गांधी वाटिका में श्रीमान कलेक्टर महोदय की समग्र उपस्थिति में एक चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसपे करीबन 30 बच्चे ने भाग लिया और चित्रकार बना के लेके आए, जिसे टीम द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय घोषित किया गया। लेकिन नगर पालिका द्वारा ये निर्णय लिया गया कि सभी बच्चों ने जो प्रतियोगिता में भाग लिया सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। फर्स्ट सेकंड फर्स्ट क्या नाम है उसका? दीक्षांत जैन है, क्लास 9वीं ने भाग लिया है और श्रद्धा सोलंकी सेकंड है और हर्षिता तृतीय स्थान पे उनकी कलाकृति आई है और शेष बच्चों की कलाकृतियाँ भी बहुत सुंदर है। गान भी उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए बहुत ही सुंदर है। सबकी प्रशंसा कलेक्टर महोदय द्वारा की गई है और स्वच्छ भारत अभियान में जो उन लोगों ने अपनी मानसिकता प्रदर्शित की है, इसके लिए नगर पालिका की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उत्तर प्रदेश के हाथरस की बेटी के साथ हुए गैंगरेप और हत्या के मामले में मध्य प्रदेश अजाक्स के आह्वान पर नीमच जिले के आजाद संगठन के पदाधिकारियों ने विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। आज बड़ी संख्या में अजाक्स पदाधिकारी और आम लोग नीमच कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश के हाथरस की बेटी के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द मौत की सजा सुनिश्चित करने की मांग की। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने की भी मांग की गई है। ज्ञात रहे कि हाथरस में 4 दरिंदों के द्वारा बेटी के साथ दुष्कर्म करने के बाद उससे मारपीट करते हुए रीढ़ की हड्डी व गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई। जघन्य हत्या का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दरिंदों ने उसकी जुबान को भी काट दिया। ज्ञापन के माध्यम से सभी ने आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाए जाने की मांग रखी है। जो उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो अमानवीय घटना घटी है बहन मनीषा के साथ, वह मानव समाज को शर्मिंदा करने वाली है। मध्य प्रदेश अजाक्स के प्रांतीय आह्वान पर आज हमने यहाँ पर नाजी संगठन, PS5 संगठन और समस्त सामाजिक संगठनों को साथ में लेकर ज्ञापन दिया है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को और प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन के माध्यम से हम यह बताना चाहते हैं या अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी बहन के साथ जो अमानवीय घटना घटी है, उस घटना के विरोधी, उस घटना के दोषी जो हैं, उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही जो परिवार है, दुखी परिवार है, उसको 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए
सरकारी नौकरी दी जाए परिवार के एक सदस्य को। और जो दोषी हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे भारत देश को जो बदनाम करने के लिए जो कुछ लोग अमानवीय कृत्य कर रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं लगातार ऐसी घटनाएं घटित हो रही है। तो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के साथ ऐसी घटनाएं जो घटित होती है, ये बहुत ही गलत है, शोषण करने वाली घटनाएं हैं जो पूर्व से चली आ रही है। जो प्रथा, उस प्रथा पर शीघ्र ही हमारे राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध है कि तुरंत नियंत्रण लगना चाहिए, तुरंत निर्णय लेकर के दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हाथरस जिले में जो बहन मनीषा के साथ में अमानवीय व्यवहार हुआ, उसकी मृत्यु हुई, उसके विरोध में जो है हम लोग यहाँ आज ज्ञापन देने आए हैं। ये अमानवीय कृत्य और पशु जैसी क्रूरता जिन लोगों ने बहन मनीषा के साथ में की है, हम उन दरिंदों की मृत्यु दंड की जो है ज्ञापन मांग पत्र लगाया है हमने। इस तरह का व्यवहार जो है आज आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी जो है इस समाज को इस तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। इससे बड़ी हमारे लिए शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी संविधान जो लिखा गया है उसके परिपालन में जो है किसी की कोई भी राजनीतिक दल हो उसके द्वारा जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा, ना उनकी जो शर्तें हैं उसके ऊपर अमल किया जा रहा है। तो हम बहन मनीषा के अमानवीय कृत्य की घोर उस यूपी शासन की और दिल्ली प्रशासन की हम निंदा करते हैं और उसके विरोध में जो है यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। और वाल्मीकि समाज की ओर से ये मांग भी है कि बहन के परिवार को एक आदमी को नौकरी, रहने को घर और कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा उसको जो है उसके परिवार को दिया जाए। आज हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया, हमारी हाथरस से उड़ी में जो कांड हुआ है उसके संबंध में आपने पूरी सर्व समाज SC/ST वर्ग ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है और हमारी शक्ति का प्रदर्शन किया है। क्योंकि मनीषा के साथ में जो कृत्य किया गया है, ऐसे कृत्यों की सज़ा फांसी होना चाहिए। और प्रशासन ने उसे, वहाँ के प्रशासन ने इतनी ढील रखी है कि उसको 14 दिन तक के उसको ऐसे ही रखा, जीवित मतलब मंडी के स्टेज पर रखा। ये बड़े अस्पताल में आज किसी बहुत बड़े घर की बेटियाँ कुछ होती तो उसको एम्स में, दिल्ली अस्पताल में कहीं भी ले जा सकता। इसलिए हम सर्वप्रथम यही मांगे कि उसको CBI को उसको जांच में दी जाए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। यही मांग, उसको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत गरीब है उसको लाभ मिल सकता है। एक परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, रहने के लिए आवास नहीं, उनको आवास दिया जाए, यही मांग करते हैं हम। मेरा बहुत ही दुख की घटना है कि 14 सितंबर को हाथरस के समीप हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि की हड्डी तोड़कर दुष्कर्मों ने दुष्कृत्य किया और उसके बाद अलीगढ़ हॉस्पिटल में एडमिट किया। जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो उनको लेकर के वो दिल्ली गए और दिल्ली के बाद उनकी जो है 29 तारीख को डेथ हो गई। बहुत अच्छे ढंग से उनका ट्रीटमेंट नहीं किया। जब डेथ होने के बाद परिवार के बिना परमिशन के उनको जलाया गया। ये बहुत ही विभत्स घटना है। हम सब मिलकर के, सभी SC/ST वर्ग के मिलकर, वाल्मीकि समाज और हम सब एक ही समाज है, हम ये मांग करते हैं कि जिनने भी ये कृत्य किया है उनकी पहले हड्डी तोड़ी जाए, जवान काटी जाए, 2 दिन तक तड़पाया जाए, उसको फिर फांसी की सज़ा दी जाए। यही हमारी मांग है और अधिक से अधिक आर्थिक सहायता उस परिवार को दी जाए ताकि उसके बाद के उसके पोषण के लिए उनको हेल्प मिल सके। नीमच सिंगोली मुख्य मार्ग पर डंपर और बाइक की हुई भिड़ंत में बाइक सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, लेकिन एक की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों द्वारा हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि गुरुवार को नेवड़ के समीप डंपर और बाइक सवार की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सिटी पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया तो वहीं डंपर को भी थाने पर खड़ा करवाया गया। जानकारी अनुसार मल्हारगढ़ तहसील के हरमाला जारडा निवासी दिनेश पिता गेंदमल बावरी घायल हो गए, लेकिन शोभालाल पिता नानूराम की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों द्वारा रेफर कर दिया गया। हरवण्या आए थे, मैं सरवण्या महाराज आए थे, ये सरवण्या बोरा सरवण्या वहाँ से आए थे, कुएं पे गए थे, कुएं पे से वापस रिटर्न घूमकर
गांव में जा रहे थे हम सरवनिया में, तो वो डंपर वाला आया सामने से जो आके ठोक दी उसने नेवड़ के पास, नेवड़ में हो गया, नेवड़ तोली साइड में वहाँ पर हैं डंपर से हैं? 2 आदमी, एक वो आदमी एक तो गाय लेने के लिए हैं। परिवर्तन ऐसा है साहब, हमारा घर में कार्यक्रम थे मेरे बुआ जी का, ये मेहमान आ रहे थे, जो रोड नेवड़ आया, अपने नेवड़ नहीं यहाँ आया, वो यहाँ से टलबा आ रहा था और यहाँ से ये गाड़ी लेके निकल रहे थे, आ रहे थे हमारे वहाँ एक्सीडेंट हो गया इनका। कैसे एक्सीडेंट हुआ? वो क्या कई नाम है उनको, डंपर गिट्टी का डंपर है। कौन कौन आ रहा था ये दोनों, एक और शोभाराम जी और दोनों है दिनेश। शोभाराम जी भी हमारे यही है साहब और ये साला है। क्या कब निकले थे? कितने बजे की घटना है ये? 10 बजे 11 बजे में आते हैं। हाँ 11 साढ़े 11 बजे की वजह से। आपको कैसे सूचना मिली? वटू फ़ोन की तो नेवड़ती कि यार यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया, इनको भी होता कि मेहमान है क्या कहीं कौन है, तो पता ऑटो क्या है कि यार अपना वाला है जो वापस है, फ़ोन की दो ऑटो बोल रही है ऑटो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुखालाल जी। क्या लगते हैं उनके? साला, ये मैं जीजा जी लगता हूँ दिनेश जी के, और वो यही है हमारे। कहाँ के रहवासी? वृद्ध दिवस के अवसर पर आज नीमच शहर के रेड क्रॉस द्वारा संचालित वृद्धाश्रम पर वृद्धजनों का सम्मान किया गया। नीमच में रेड क्रॉस द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में वर्तमान में 4 लोग निवासरत हैं, जिनकी सेवा में रहकर सोसाइटी के स्टाफ द्वारा दिन रात एक किए जा रहे हैं। अपने परिजनों की तरह उनकी देखभाल की जा रही है। अपने ही परिजनों और खासतौर से उन बच्चों से जिन्हें उन्होंने फूलों की तरह पाला पोसा, बड़ा किया और इस लायक बनाया कि अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, उनके सताए हुए हैं। कलयुगी संतानों, जिस बागवान ने अपने बच्चे रूपी पौधों को हर तकलीफ, हर परेशानी से दूर रखकर अपना पेट काटकर रातों की नींद हराम करके बड़ा किया और इस उम्मीद से कि उम्र के अंतिम पड़ाव में लाठी बन के सहारा देंगे, मगर ये हो ना सका। आज वृद्ध दिवस के अवसर पर अपनी पीड़ा सुनाते हुए कई लोग आंखों को नम होने से नहीं रोक पाते, अपने परिजनों की हैवानियत और करतूतों को सुनाते हैं। नीमच रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित श्रद्धा आश्रम के केयरटेकर ने भी लोगों से अपील की है कि असहाय वृद्धजन यदि कहीं दिखे तो नीमच वृद्धाश्रम में लाएं व उनकी सेवा करेंगे। साथ ही युवाओं से भी अपील की है कि अपने माँ बाप को इस तरह से इस उम्र में बेसहारा न छोड़े। आज इस अवसर पर एक फिल्म का गीत याद आता है, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया रह जाएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। वृद्ध दिवस के अवसर पर सभी वृद्धजनों को दीर्घायु स्वस्थ जीवन के लिए SBCN की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। लड़का के खातिर घर सो गया, लड़का ने कहा कि भाई घर से बाहर निकलो। हम बाहर निकल गए और 2 बार ऊपर ही आ गए, वो गलसी दबा के ऊपर ही बैठ गए। फिर हम चले गए 7 महीने के बाद में, फिर घर पे आए तो फिर वो क्या कि आपका कुछ नहीं, देश बढ़िया मांगे खाओ। उसके खातिर फिर मैं अलग रोटी करने लगा, हाथ में तो आटा छीन लिया उसने, आटा छीन लिया कि भाई देश बढ़िया कहीं भी जाओ। हम बसे वृद्धाश्रम में आ गया, गाली घोषणा कुछ भी नहीं की थी, मतलब कि ये तुम्हारा घर और देवा मार करेंगे तो फिर और राड़ बढ़े। तो हम वृद्धाश्रम आ गया और 4 साल ने 4 महीना यहाँ पे हो गया मेरे। आज वृद्ध दिवस है, जैसे घर में बड़े बुजुर्गों को माना जाता है, आप भी बड़े बुजुर्ग घर की शान होती है, क्या कहना चाहेंगे? कौन? बड़े बुजुर्ग जो रहते हैं घर में बैठे रहते हैं तो घर की शान एक बढ़ती है, अच्छा सीख मिलती है, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए क्या कहना चाहिए, उसको हमारे चाहना ही नहीं है वहाँ पे, तो क्या करना, हमारे को बिल्कुल ठाम मारने की कोशिश में थी उनको। आप दूसरे बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? दूसरे बच्चे, हमारे तो बच्चे मर गए हैं, हमारे आडीज बच्चे होते तो हम यहाँ वृद्धाश्रम में क्या करते। दूसरे बच्चे जो नई युवा पीढ़ी है उनके लिए क्या कहना चाहिए कि ऐसा ना करें क्या? अरे ये तो देखो आजकल ऐसा है कि एक करेगा तो दूसरा ही देखा देख करेगा वो कहीं, और ये कमज़ोरी सरकार की
और एक बुजुर्ग के साथ में बेटा ने ऐसा किया तो उसको कहीं भी दंड मिलना चाहिए, तो फिर दूसरा भी चमकेगा कि इसके साथ में किया, इसे अपने साथ में किएगा। तो ये तो सरकारी लड़कियों को सिखा रही कहीं। बोले तो भाई यहाँ क्या ये वृद्धाश्रम में 2-3 जना, आप रतलाम में जाओ 35 जना है, मंदसौर में 20 जना है कहीं। यहाँ क्या है कि यहाँ कोई देखभाल ऐसी नहीं है, कोई जैसा पढ़ा वैसा पढ़ा ही रहे, कोई खाएगा तो खादा नहीं खादा ऐसा देख दो। यहाँ 1 दिन 2 दिन रह के यहाँ से रवाना। अभी 15 रोज़ के पहले 8 व्यक्ति यहाँ हो गए थे। 8 का भी में 3 बुजुर्ग हैं, 1 लेडीज़ है। हाँ, लगभग 4 वृद्ध हैं, 1 माताजी हैं और कई सालों से ये अभी वृद्धाश्रम चल ही रहा है। आज वृद्ध दिवस के अवसर पर इनका हम सम्मान करेंगे। इनको माता पिता के समान यहाँ रखते हैं, देखरेख की जाती है। इनके लिए केयर टेकर है, चौकीदार है, साफ़ सफाई के कर्मचारी सभी रखे जाते हैं और इनके खाने पीने का सभी हम ध्यान रखते हैं। नव युवा पीढ़ी के लिए आप क्या क्या संदेश है? नव युवा पीढ़ी के लिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने माता पिता की अच्छी सेवा करें, उनकी देखरेख करें और ऐसे वृद्धजन अगर उन्हें कहीं पे भी मिले तो अगर उनकी कोई देखरेख करने वाला ना हो तो यहाँ रेड क्रॉस वृद्धाश्रम में लाएं, हम उन्हें यहाँ रखेंगे और उनकी सेवा करेंगे। आपका नाम? सुरेंद्र सिंह चुंडावत। नीमच जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की लगातार मिलावटखोरों और अमानक खाद्य सामग्री का कारोबार करने वालों के ऊपर कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में आज खाद्य विभाग की टीम ने शहर से सटे जमुनिया कला गांव में स्थित खमेसरा इंडस्ट्रीज पर छापा मारा, जहां 400 से अधिक कांटों में रखा गया गुणवत्ताहीन लहसुन पाउडर जब्त किया। हालांकि इंडस्ट्री के संचालक ने खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को गुमराह करने की कोशिश की, मगर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक-एक कोने को चेक किया, जहां एक गोडाउन में रखा करीब 400 कट्टे लहसुन पाउडर, जो कि बड़ी दयनीय हालत में था, जब्त कर लिया है और इस मामले में प्रकरण पंजीबद्ध करके आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की। जिले में हमने देखा है कि यहाँ पे काफ़ी समय से जो है लहसुन का काफ़ी बड़ा व्यापार होता है और मंडी में काफ़ी लहसुन यहाँ पे बिकने के लिए आती है। हम लोग काफ़ी समय से सर्च कर रहे थे कि खड़े लहसुन के अलावा भी कोई इसके प्रोसेस्ड फॉर्म को यहाँ पे कौन कौन लोग जो हैं इसमें विक्रय कर रहे हैं। उसी तारतम्य में अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले वर्चस्व एग्रो पर भी हमने जांच की थी, जहाँ पे लहसुन का पेस्ट या लहसुन पाउडर नहीं मिला था। वहीं से हमें जानकारी प्राप्त हुई कि खमेसरा इंडस्ट्रीज़ नामक एक फ़र्म है, वो लहसुन का पाउडर बनाते हैं। और आज हम यहाँ पे पहुँचे और पहुँचने पे आगे का जितना ही प्रेमाइसेस है वहाँ पे हालांकि कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है और इनके द्वारा बताया गया कि हम नया प्लांट इस्टेब्लिश कर रहे हैं और पूर्व में इनके द्वारा जो है ये लहसुन पाउडर यहाँ पे तैयार किया गया था और जिसको स्टॉक करके रखा गया है। और ऊपर छत पे देखने से पूर्व में इनके द्वारा नहीं बताया गया कि इतनी भारी मात्रा में यहाँ पे लहसुन पाउडर रखा गया है। और जब छत पे चेक करने से ये शेड जो दिखाई दिया इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम लोग यहाँ पे मौके पे पहुँचे पास में और इसको खुलवाया तो इसके अंदर काफ़ी मात्रा में जो है लहसुन के कट्टे हैं। अब इसकी काउंटिंग चल रही है। हालांकि अनुमानित करीबन 400 से अधिक कट्टे ये होना चाहिए, जो प्रत्येक एक कट्टे में 40 किलोग्राम जो है लहसुन पाउडर भरा गया है। लेकिन जिन परिस्थितियों में यहाँ पे लहसुन पाउडर बनना दिखाई दे रहा है उसमें ये भी लग रहा है कि इसके अंदर जो लहसुन का बाहरी भूसी है या दूसरी चीज़ें की भी इसके अंदर मिलावट हो सकती है। पल्वराइज़र यहाँ पे लगा हुआ है और मकड़ी के जाले और काफ़ी दयनीय स्थिति में और फूड इंडस्ट्री के कोई भी नॉर्म्स यहाँ पे फॉलो नहीं किए जा रहे हैं और इस प्रकार का लहसुन पाउडर बेचने से हो सकता है किसी प्रकार की मानव उपभोग के लिए ये प्रतीत नहीं होता है। इसलिए अभी इसका एक नमूना हमने लिया है और इसी के साथ में इसको हम जब्त कर रहे हैं। इनके द्वारा बताया गया कि ये लहसुन पाउडर इनके द्वारा तैयार किया गया है और इसको ये लोग विक्रय भी करते हैं, लेकिन जिन परिस्थितियों में दिखाई दे रहा है वो लग नहीं रहा है कि ये मानव उपभोग के लिए है। मकड़ी और जाले और काफ़ी भूसी वगैरह भी यहाँ पे पड़ी हुई है, इसलिए पूरी मात्रा में इसको हम लोग अभी जब्त कर रहे हैं और इनका प्रकरण हम लोगों ने तैयार कर लिया है। अभी सर कुल कितने स्टॉक है इनके पास? अभी स्टॉक की काउंटिंग चल रही है, लेबर्स इनके द्वारा बुलाई गई हैं अभी और एक एक करके काउंटिंग, हालांकि 400 से अधिक कट्टे निकलना चाहिए। ये प्रति किलोग्राम लहसुन पाउडर का मूल्य इन्होंने जो है 22 रुपये बताया है और उसके हिसाब से हम अभी काउंटिंग करेंगे कि कितने कट्टे आ रहे हैं और पूरा माल को अभी जब्त करके इसको सील किया जाएगा। क्या बताया कहाँ पे जाते थे मालिक, किस तरह से पोस्ट बना के अंदर राज्यों में जाया करते थे कि अंदर स्टेशन पर जाया करते थे? इनके द्वारा अभी पूरा खुलासा नहीं किया जा रहा है। इनसे जब पूछे गए कि ये इसके बिल्स वगैरह आप दिखाएं कि किस किस को बेचा गया है, तो कभी वकील का नाम, कभी
सेल टैक्स भरने वाले का नाम, कभी किसी दूसरे व्यक्ति का नाम बता के गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी इनकी, और अगर ये जानकारी प्रॉपर नहीं देते हैं तो इनका मामला भी हम पुलिस में दर्ज कराएंगे जल्दी। अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में इसके ऊपर निर्णय होगा कि इनकी FIR दर्ज होगी अथवा नहीं। सर, जिन लोगों को ये नाम ले रहे हैं वो यहाँ पर अभी मौजूद है या फिर आए हैं यहाँ पर? नहीं, इनको काफ़ी देर से कहा गया है कि आप अपनी डिटेल्स पूरी मंगवाएं यहाँ पर, तो इनको हालांकि उसको टालने की कोशिश कर रहे हैं और ये उपलब्ध नहीं करा रहे हैं जानकारी। और अगर ये जानकारी प्रॉपर नहीं देते हैं तो इनका लाइसेंस आज ही तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाएगा। लहसुन का रॉ मटेरियल बनता है और ये पिछले 1.5 साल से बंद है। लहसुन का भाव कम नहीं हुआ तो ये चली नहीं है, तो ये माल क्या पड़ा हुआ है। और अब जब चलने की टाइम आएगी, जब चलाएंगे इसको, और लग नहीं रहा है कि इस साल भी चले, क्योंकि लहसुन 100 रुपये किलो है, कम में मिल नहीं रहा माल। तो ये माल और हड़तालें भी चलते हैं। तैयार करके कहाँ पहुँचाया करते थे आप? ये माल साहब यहीं बेचते हैं और इसकी डिटेल तो हमारे वकील साहब के पास है। ये माल आप नहीं किसके कहाँ कहाँ का पहुँचाते थे माल, और कब का माल भेजते थे? ये साहब बेचते ना, इधर ही मंदसौर बेच देते हैं, यहाँ बेच देते हैं। वैसे एक चीज़ बताओ, आप कह रहे हो आपकी डिटेल वकील साहब के पास है, तो आप व्यापार आप कर रहे हो, डिटेल उनके पास, कहाँ तक ये चीज़ कहाँ तक संभव है, क्या कुछ है? भाऊ जी, हम तो 11वीं पास हैं, अब क्या करें यार, हमारे को थोड़ी आते हैं। ये माल कब पिसा था, कब का रखा हुआ माल? ये 1.5 साल पहले पिसा था और ये रखा हुआ है, पड़ा हुआ है और आपके सामने पड़ा हुआ है, अभी भी जैसा है वैसा। और साफ से हम ये माल बताइए, ये माल 1.5 साल से पड़ा था, बेचने है कि नहीं बेच रहे हो माल अभी? कोई गिरा कि नहीं आया, कैसे बेचे? अब क्या करेंगे इस माल को? अब तो आप सरकार करो तो फेंक दो इसको, जला दो आप, और क्या कर। करीब कितना माल पड़ा हुआ है? ये तो साहब इसको आप भली पाल से बांध दो, हमारी तरफ से तो एक कट्टा भी नहीं हिलाएंगे, बिना गिना हुआ है, बिना गिने माल है। ये देखा गया है कि जो अधिकारी द्वारा बताया गया है कि माल लगातार बेचा जा रहा था। अगर मान लीजिए अगर अधिकारी यहाँ पे नहीं आते तो माल तो पड़ता बेचते थे आप? हाँ जी, माल बेच रहे थे आप लोगों? नहीं बेचते हैं, फिर कहाँ से बेचेंगे, कौन ले, तो बेचते तो यहाँ रहते ही नहीं पड़ा। ऐसे एक चीज़ बताओ, जैसे माल जब तक बिकता नहीं है, जब तक आप माल की देख रेख क्या करते हो? जैसे यहाँ देखा गया जाले है, कुछ जानवरों की लेटरिन वगैरह सब है इसमें, तो क्या देख रेख होती थी यहाँ पर? नहीं, वो क्या है कि अभी लॉकडाउन था तो 3-4 महीने से आ नहीं पाए यहाँ, आएगा। आपका माल कब से पड़ा हुआ है? ये 1.5 साल बोला ना। क्या नाम आपका? उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई बर्बरता और राहुल गांधी के साथ हुई बदसलूकी के विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मंदसौर के दलोदा चौपाटी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूपी सरकार और वहां के पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका। इस दौरान कार्यकर्ताओं को रोकने पहुंची पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी भी हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता जलते हुए पुतले को आगे लेकर भागे, वहीं पुलिस पुतले को छीनने के लिए पीछे भागती रही। पुतले में लगी आग को बुझाने के लिए पुलिस बाल्टियां भरकर पानी का छिड़काव भी करने लगी, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध के आगे पुलिस बेबस और लाचार नजर आई। आखिरकार कांग्रेस कार्यकर्ता योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंकने में सफल हुए। बाद में पुलिस ने पुतले पर बाल्टी से पानी डालकर आग बुझाई। गौरतलब है कि यूपी में बर्बर तरीके से हुए रेप केस के विरोध में पूरा देश में आक्रोश है। वहीं राहुल गांधी के साथ हुए घटनाक्रम के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो गिरफ्तार किया गया दलित बेटी से मिलने जा रहे थे वो, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हिंदू धर्म का पूरा अपमान करके और उस बेटी को रात को जला दिया, उसका विरोध आज पूरे देश में किया जा रहा है। ब्लॉक कांग्रेस द्वारा भी और युवक कांग्रेस द्वारा भी इस यूपी सरकार का विरोध किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हाथरस में जो घटना हुई है, उस लड़की के साथ एक नहीं 2 बार बलात्कार हुआ है। पहला बलात्कार कुछ दरिंद्रों ने किया जिनके ऊपर पुलिस ने ठोस कार्रवाई नहीं की। उसके बाद आनन फानन में यूपी की सरकार के दबाव में आकर वहाँ की पुलिस ने रातों रात, ऐसा अचानक क्या हुआ कि उस पीड़िता को उसकी डेथ होने के बाद उसके परिवारजनों के पास नहीं ले गए, उनके परिवारजनों को नहीं सौंपा और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके बाद हमारा विरोध प्रदर्शन ये भी है कि जब कल राहुल जी एवं प्रियंका गांधी जी पीड़ित परिवार के परिजनों से मिलने के लिए हाथरस जा रहे थे, तब योगी सरकार ने गुंडागिर्दी करके और राहुल गांधी जी के साथ जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक जो अत्याचार किया है,
उसके विरोध में आज हमने योगी का पुतला दहन किया। पिपलिया मंडी नगर के प्रसिद्ध टीला खेड़ा बालाजी मंदिर में गत दिनों अज्ञात 3 बदमाशों ने चोरी का प्रयास किया। चोरों ने मंदिर में लगी दान पेटी तोड़ने का प्रयास किया, मंदिर में लगी लाइटें तोड़ दी। जब मंदिर में कुछ भी हाथ न लगा तो मंदिर के पीछे निवासरत मंदिर पुजारी की बाइक ही उठा ले गए। बाइक में तोड़फोड़ कर चोर उसे बाद में काचरिया व लुनाहेड़ा के कच्चे मार्ग पर फेंक गए। चोरी के प्रयास की सूचना पर मंदिर समिति के सदस्यों ने पुलिस थाने में आवेदन देकर आरोपियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मंदिर समिति अध्यक्ष कचरमल राठौर के मुताबिक गुरुवार को पुलिस चौकी पहुंचकर चौकी प्रभारी को दिए आवेदन में बताया कि अज्ञात बदमाशों ने मंदिर में चोरी करने का प्रयास कर गंभीर अपराध किया है। चोरी के प्रयास की पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। उक्त फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध करवाए हैं, जिसमें मंदिर के चैनल गेट के ताले तोड़ अज्ञात 3 संदिग्ध व्यक्ति मंदिर में घुसे और फिर लोहे की रॉड से दान पेटी को तोड़ने का प्रयास करते हैं। मंदिर समिति ने पुलिस से मांग की है कि सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की पहचान कर जल्द गिरफ्तार करें। वहीं पिपलिया मंडी टीआई शिव कुमार यादव के मुताबिक सीसीटीवी के आधार पर कुछ संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। पिपलिया मंडी से शंभू मेघ की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।